पिछले हफ्ते दुनिया के दो ममालिक के अंदर दो ऐसे इलेक्शंस हुए जिनके रिजल्ट्स बड़े अनएक्सपेक्टेड आए। उन रिजल्ट्स की वजह से दुनिया के अंदर एक बहस छिड़ गई कि क्या इन इलेक्शंस के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का फेस कुछ हद तक चेंज हो जाएगा और ये नई लीडरशिप अपने मुल्कों के अंदर पैराडाइम शिफ्ट की तरफ जाएगी, और अगर पैराडाइम शिफ्ट इन मुल्कों के अंदर आता है तो उनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा। बर्तानिया के अंदर 14 साल के बाद कंजर्वेटिव पार्टी को बहुत ही बुरे तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो कंजर्वेटिव पार्टी जो पिछली सारी कंसिस्टेंट इलेक्शंस में 300 प्लस सीट्स सिक्योर करती आ रही थी, उसने इस दफा सिर्फ और सिर्फ 119 मतलब 119 सीट्स सिक्योर की हैं। उसके बरक्स लेबर पार्टी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्जिन के साथ 410 सीट सिक्योर की हैं। लेबर पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में जिन चीज़ों पे जोर दिया था, वो ये थी कि वो इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करेंगे, सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज करेंगे। नेशनलाइज इस वजह से करेंगे ताकि बरतानिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा हों, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट नहीं हो रही थी। उसके अलावा जो हाउसिंग क्राइसिस है, वो हाउसिंग क्राइसिस खत्म करने की लेबर पार्टी ने अपनी कैंपेन के अंदर बड़े प्रोमिस किए थे कि हम कोई 3 लाख नए घर बनाएंगे, और एजुकेशन रिफॉर्म्स पे बड़ी बात हुई, एनएचएस रिफॉर्म्स पे बड़ी बात हुई। उसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि यूके की नई जो गवर्नमेंट है वो निगोशिएट करने जा रही है यूरोपियन यूनियन से ब्रेग्जिट के ऊपर, और हो सकता है कि लेबर पार्टी एक नया रेफरेंडम करवा के ब्रेग्जिट को रिवर्ट कर दे। और अगर ब्रेग्जिट रिवर्ट नहीं होता तो यूके किस कैपेसिटी में यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात और ट्रेड रिलेशंस अपने मेंटेन करेगा, और यूरोपियन यूनियन एक उस मुल्क को जो उनका मेंबर नहीं है उसे किस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी और लीनियंसी दे सकती है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी यूके की इकोनॉमी के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूके की फॉरेन पॉलिसी। लेबर पार्टी की गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि लेबर पार्टी के मोस्टली वोटर्स वो हैं जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट में यूके के अंदर उन एहतजाजों का हिस्सा थे। लेकिन कीर स्टारमर जो कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, उनका ताल्लुक एक जूइश फैमिली से है, और कहा जा रहा है कि कीर स्टारमर ने यूके पार्लियामेंट के अंदर इजराइल पैलेस्टाइन वॉर के 3 महीनों के बाद भी सीज फायर की हिमायत नहीं की थी और इसराइल को कंडेम नहीं किया था। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रो इजरायली लॉबी का हिस्सा है। तो ये चीज़ किस तरीके से यूके के अंदर इम्पैक्ट करेगी, वो वोटर्स जो कि प्रो पैलेस्टीनियंस हैं और वो गवर्नमेंट जो कि प्रो इजरायली बन के जब सामने आएगी, तो ये डेफिनेटली यूके के अंदर फिर एक और तनाज़ा खड़ा हो सकता है। उसके अलावा रशियन यूक्रेनियन वॉर है, जिसके ऊपर लेबर पार्टी की पॉलिसी और क्लियर होनी है, क्योंकि यूके नेटो का मेंबर है। नेटो इज डायरेक्ट पार्ट ऑफ द रशियन यूक्रेनियन वॉर। तो क्या लेबर पार्टी उस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट करता है या नहीं करता, ये चीज़ें हमें इसी साल आगे कुछ महीनों में देखने को मिलेंगी, और ये चीज़ें डेफिनेटली इम्पेक्ट करेंगी यूके की फॉरेन पॉलिसी को, यूके की डोमेस्टिक पॉलिसी को, और एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। ईरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसमें मसूद पेजेश्कियान ने 28 लाख से अपने ओपोनेंट सईद जलीली को शिकस्त दी है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज मार्जिन। और माना जाता है पूरी दुनिया में कि मसूद पेजेश्कियान एक रिफॉर्मिस्ट और इस्लाह पसंद है, जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, जो वेस्ट के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, और रीनिगोशिएट करना चाहते हैं वेस्ट और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को। ईरान के अंदर मसूद पेजेश्कियान के जीतने की जो सबसे बड़ी वजह है वो रिलीजियस माइनॉरिटी का वोट है। रिलीजियस माइनॉरिटी जिनके हुकूक को ईरानियन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स ने दबाया हुआ था, तो उन्होंने मसूद पेजेश्कियान को अपने रिलीजियस फ्रीडम और राइट के लिए एक अच्छा ऑप्शन समझा सदर चुन के। ईरान के अंदर से जो न्यूज और एनालिसिस आ रहे हैं, उनमें से यही अंदाजा हो रहा है कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा। मसूद पेजेश्कियान के आने से सिर्फ ये हो सकता है कि ईरान अपने रिलेशनशिप्स को थोड़ा इजी कर सकता है अमेरिका और वेस्ट के साथ। इंटरनेशनल मीडिया में एक ये बहस भी चल रही है कि ईरान अब डायरेक्टली इसराइल के खिलाफ किसी भी जंग का हिस्सा नहीं होगा, ना ही इसराइल के खिलाफ वो किसी मौक़िफ़ पे डटकर खड़ा रहेगा, और ना ही हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेगा। लेकिन ईरान के अंदर से जो एनालिसिस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी में कोई ज़्यादा चेंज एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि जो ईरान की इस्टेब्लिशमेंट जो सिस्टम है वही
ان چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے، اور فوج کا اس میں سب سے زیادہ رول ہے۔ جنگ سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیسیجنس لینے کے معاملات ہیں اس میں فوج کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ایران کے اندر۔ سو اس وجہ سے مسعود پزشکیان اس معاملے میں کچھ زیادہ چینج نہیں لا سکتے، لیکن ہاں ایران کے اندر جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کے جو رائٹس ہیں، جو وومن رائٹس ہیں اور جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو ضرور پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ ریفارمز ضرور لا سکتے ہیں جس سے ایران کے اندر جو ایک اتھارٹیرین ماحول، جو کہ تھوڑا بہت فاشسٹ ماحول ہے، اس میں تھوڑی نرمی ضرور آ سکتی ہے۔